बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामा का फ़ोन आया, बोली, बेटा, नगमा की तबीयत ख़राब है, इसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसके पास हूँ। इसकी अम्मी भी सीधी हॉस्पिटल आ रही हैं। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मामा शायद जल्दी में थी। मेरा जवाब सुने बगैर फ़ोन ही बंद कर दिया। मेरी शादी मेरी पसंद से अपनी फैमिली के दो बाहर के रिश्तेदारों में हुई थी। नगमा को मैंने अपने कज़न की शादी में देखा। इन दिनों मैं अपनी तालीम ख़त्म करके जॉब की तलाश में था और मामा मेरे लिए लड़की की। मैं अपने मामा बाबा का इकलौता बेटा था। मैं एक बहुत महंगे इदारे का पढ़ा हुआ था और बेहतरीन मुसलसल कामयाबियाँ हासिल करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। मामा के ख़यालात मेरे बारे में बहुत ऊँचे थे। बहुत हाई फ़ाई घराने की आला तालीम याफ़्ता लड़की जो कि बहुत खूबसूरत भी हो, लेकिन मैंने अपनी मामा के सारे ख्वाबों को तोड़ के रख दिया। जब मैंने नगमा का नाम मामा के सामने लिया, मामा ने कोशिश की कि मुझे बाज़ रख सकें, लेकिन मैं भी ज़िद का पक्का था। आखिरकार मामा को जाके नगमा का हाथ मांगना पड़ा और बहुत जल्द नगमा मेरे घर में मेरी दुल्हन बन के आ गई। मेरी इन दिनों नई नई जॉब थी और मैं ट्रेनिंग पे दूसरे शहर में था। जब मैं जा रहा था, मेरा दिल बहुत नगमा को छोड़ के जाने पे राज़ी नहीं था। इधर मामा बार बार मुझे हौसला दे रही थी कि आज थोड़ी मुश्किल देख लोगे तो आइंदा ज़िंदगी में इसका फल भी पाओगे। मैं इधर ही था जब नगमा ने मुझे हमारी पहली खुशी के बारे में बताया, लेकिन साथ ही मामा की भी कॉल आ गई, अब दौड़े दौड़े से ना आ जाना। मैं और तुम्हारे बाबा इसके पास वैसे भी हैं, ऐसे ही आराम की ज़रूरत है। पहले बच्चे की मर्तबा मेरे दूसरे चक्कर लगे, 2 चक्कर लगे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल का वक्त आ गया। मामा की वही बात कि हम हैं, इसके पास तुम फ़िक्र मत करो, मर्द बनो, अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करो। और फिर मामा का फ़ोन आया, वो मुसलसल रो रही थी, बेटी आ गई है तुम्हारे घर। मेरी दुआएं सारी रायगा चली गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खुशी का इजहार करूं या गम का। बहरहाल जब मैं घर पहुंचा तो मामा बाबा के उतरे हुए चेहरे देख के मैं इनके पास ही बैठ गया। मामा की बातों का लबे-लुबाब ये था कि इस लड़की ने बेटियां ही पैदा करनी है, ये अपनी माँ पे गई है। नगमा खुद भी 4 बहनों की तीसरे नंबर पे थी। मैं कुछ दिन रुक के वापस जॉब पर आ गया। मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मेरी पहली पोस्टिंग मेरे दूसरे शहर में हुई थी। पहली बच्ची के बाद 1 साल बाद मेरे सिर्फ़ 2 चक्कर घर के लग सके। नगमा मुझे बहुत मुरझाई हुई और चुप-चुप नज़र आती थी। वो वैसे भी सब्र वाली खामोश फितरत लड़की थी। अब फिर वो माँसने जा रही थी। लेकिन मेरे अंदर अगर कभी कोई लतीफ़ जज़्बा पैदा हुआ भी था तो मामा की बातों से फिर सो चुका था। मामा वही बात कहती थीं, मेरा तो एक ही बेटा है। अल्लाह आप के मुझे पोते दे दे। लेकिन ये तो अल्लाह के काम। जब रात को मामा की कॉल आई तो वो बहुत दुखी थी। फिर से बेटी आ गई है, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन थे। 2 बेटियों का बोझ मेरे मासूम बेटे पे आन पड़ा। अब मैं क्या कहता, खामोशी से सुनता। मामा कह रही थी, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रोग्राम के साथ आना। अगले हफ्ते मैं बच्ची के यहाँ बाल कटवाने हैं, इसी वक्त ही आना ताकि बार बार ना आना पड़े। मेरे अंदर तो कभी कोई जज़्बा, कोई मोहब्बत जागी ही नहीं थी। अगर कोई जज़्बा था भी तो मामा की बातें सुन के वो सो चुका था। सो मैं रुक गया। आज मैं घर जा रहा था। आज छोटी 21 दिन की पूरी हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो मामा नगमा और बड़ी बेटी के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। बड़ी बेटी सनोबर की खांसी बहुत बढ़ चुकी थी, इसका चेकअप करवाना था। और छोटी बेबी के साथ मासी घर पे थी। मासी ने मुझे छोटी बच्ची के पास बैठने का कहा और ख़ुद मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करने चली गई। मैं थोड़ी देर खाली ज़हन बैठा रहा। इधर-उधर करवट में देखा तो गुलाबी कपड़ों में लिपटी हुई गुड़िया आँखें मूंधे पड़ी हुई थी। मुझे लगा इसका माथा और दबाना मेरे जैसा है। मुझे इस पे बेख्तियार प्यार आ गया। मैं इसको छोड़ने लगा तो मामा की बातें ज़हन में गूंजने लगी। बेटियां बोझ ही तो होती हैं, बेटियां तो माँ बाप की हमदर्द होती हैं। हमारे बेटे का साथी तो इसका बेटा होगा। मैंने कब हाथ खींच लिया और फिर से कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि गुलाबी बंडल में हरकत हुई, इस पर झुका। गुड़िया ने आंखें खोली थी, इसकी आंखें भी मेरी जैसी थीं। वो खामोशी से मुझे देख रही थी। फिर एक जमाई ली और वो कुछ बेचैन हुई। फिर वो नीचे हो वाला होंठ बाहर निकाल के रोने की तैयारी करने लगी। बेख्तियार मैंने अपनी उंगली इसके होंठ पे पकड़ाई। इसने अपनी नन्ही मुन्नी पूरी जान के साथ मेरी उंगली को पकड़ा और खींच के अपने मुंह में डाल लिया। चस चस की आवाज़ के साथ वो मेरी उंगली को चूसना शुरू हो गई। मेरे दिल की बर्फ़ जो कि नगमा के गरम गरम आंसू से पिघली, ना इसके खामोश शिकवों से पिघली।
वो इस नन्ही-मुन्नी गिरफ्त ने पिघला दी। बेख्तियार मैंने छोटी-सी गुड़िया को उठा के सीने से लगा लिया। मेरी आँखों में आँसू बह रहे थे। गुड़िया मुझे माफ़ कर दो। सनोबर और नगमा घर आ चुकी थी। मैंने मामा के सामने नगमा से कहा, यार अपनी तैयारी कल कर लो, इंशाल्लाह कल हम निकल जाएँगे छोटी-छोटियों के साथ। मामा, बाबा कब तक तुम्हारी ड्यूटियाँ देते रहेंगे? मामा ने कहा, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं डिलीवरी को। लेकिन मैंने जवाब जो अब सोचा था वही हुआ। मामा मुझे अक्सर कहती थी कि सारे ज़माने की औरतें बच्चे पैदा करती हैं। मैंने कोई नया काम नहीं किया, बस मुझे सिर्फ ये दुख है कि सनोबर का ये कीमती वक्त अब दोबारा तो नहीं आएगा। वो मैंने मिस कर दिया। लेकिन छोटी के इन खूबसूरत दिनों को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इस नाम मैंने नवीद सहर रखा है। लोग मुझे कहते हैं कि ये नाम क्या है? ये सिर्फ़ मैं जानता हूँ कि ये नवीद सहर ही तो मेरी ज़िंदगी में नई सुबह की नवीद लाई है। मैं जो मम्मी डैडी बच्चा था, इसने मुझे मुझे हौसला दिया। मैं सबको बता सकूँ इनका और इनकी माँ का कफ़ील हूँ मैं। अगर मैं अपनी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ नहीं दूँगा तो इनको सर पर हाथ कौन रखेगा? इनका हाथ कौन पकड़ेगा? दुनिया से लड़ना नहीं कौन सिखाएगा? शुक्र है ज़्यादा देर नहीं हुई। सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाए तो